हेलो दोस्तों, टुडे इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट important terminology of economics which are very important for IAS prelims और डिफरेंट स्टेट पीसीएस। जैसे ये जो टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स की, ये आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट स्टेट पीसीएस और IAS प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 में आया। फेमा केम टू इंडिया इन 99। अब हम थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इसकी। फेमा से पहले फेरा था 1973 में। फेरा फेरा 1973 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 73 में आया था और इसको रिप्लेस करके 99 में 1999 में फेमा बना दिया। अब फेरा क्या था, फेरा क्यों रिप्लेस किया गया? फेरा में ज़्यादातर जो रूल्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। फेरा वाज आ क्रिमिनल ऑफेंस, एक क्रिमिनल ऑफेंस भी था। और फेमा क्यों आया? फेमा फेरा के अपेक्षा ज़्यादा लिबरल है और एक सिविल ऑफेंस है। अब बात करते हैं हम फेमा या फेरा किस मिनिस्ट्री में काम कर रहा है। एट प्रेजेंट फेरा इज नॉट वर्किंग इन इंडिया। फेरा इंडिया में काम नहीं कर रहा। 99 से फेमा ही काम कर रहा है। फेमा इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन काम कर रहा है। फेमा इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब फेमा क्या है, नाम ही देखो आप, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगर हम विदेश के में कोई मान लो लेन देन करते हैं, कोई मान लो हम ट्रेड करते हैं, या वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या वहाँ पर कोई शेयर बाजार में पैसा लगा रहा है, या मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई भी चल और अचल संपत्ति में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो अगर कोई मान लो गड़बड़ी करता है तो भारत सरकार उसका फेमा के तहत उसके अगेंस्ट केस कर सकती है। ये एक छोटा टॉपिक था फेमा का, कि उसके खिलाफ अगर कोई वॉलेशन करता है, मान लो बिना सरकार से इंटीमेट किए, या आरबीआई को बिना इंटीमेट किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिना इंटीमेट किए कोई प्रॉपर्टी ज़्यादा खरीद लेता है, या फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड को गड़बड़ी कर देता है, तो अगर कोई वॉलेशन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इन इंडिया ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कैन फाइल अ केस अगेंस्ट हिम हर। उसके खिलाफ कोई केस कर सकती है अगर कोई वॉलेशन करता है। ये था एक छोटा टॉपिक फेमा का। नेक्स्ट है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए क्या है? आप नाम से देखो, ये एक्ट 2002 में आया। पीएमएलए पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति, कोई एनजीओ, कोई संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो सकता है, ब्लैक मनी को व्हाइट में अगर कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग,
ये ब्लैक मनी पर रोक लगाता है, प्रोहिबिशन करता है, ब्लैक मनी पर रोक लगाता है पीएमएलए। पीएमएलए के तहत जैसे मैं बात करूं इंडिया में, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1957, जो 1957 में बनी थी, इज वर्किंग अंडर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अधीन काम कर रही है। ईडी कैन फाइल अ केस अंडर पीएमएलए एक्ट। अगर मैं पीएमएलए की बात करूं, वर्तमान में जब भी कोई ईडी केस फाइल करती किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, मान लो कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ब्लैक मनी को वाइट में चेंज कर रहा है, या विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, सरकार को उसकी कोई उसको बारे में बता नहीं रहा, जैसे मैं बताऊं, जैसे इसे कुछ सेक्शन है। सेक्शन 16 क्या कहता है? ईडी अंडर पीएमएलए, पीएमएलए के अधीन ईडी अंडर पीएमएलए के अधीन उसको क्या कर सकती है? उस व्यक्ति का, उस इंस्टीट्यूशन का, उस एनजीओ का सर्वे कर सकती है। 16 सेक्शन ऑफ पीएमएलए क्या कहता है? उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, उस व्यक्ति प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है। 19 क्या कहती है? 19 सेक्शन, 16 सेक्शन कहता है उसकी, उसका सर्वे कर सकती है, उस इंस्टीट्यूशन का जो भी वॉयलेशन करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, कोई भी पीएमएलए एक्ट का वॉयलेशन करता है, तो उसका सर्वे, उसकी 17 कहता है उसकी सर्च और सीज कर सकती प्रॉपर्टी को। 19 कहता है उस व्यक्ति को अंडर पीएमएलए ईडी अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। 50 क्या कहता है? 50 सेक्शन क्या कहता है? अंडर पीएमएलए ईडी क्या कर सकती है? 50 में क्या है? किसी व्यक्ति को बिना बताए, बिना सूचित किए, बिना इंटीमेट किए भी पुलिस क्वेश्चन के लिए बुला सकती है, बिना इंटीमेट किए। अचानक उस पर उसके घर पर पुलिस जा सकती है और उसके विरुद्ध केस फाइल कर सकती है बिना इंटीमेट किए। और यहाँ तक भी किसी व्यक्ति को कभी भी बिना इंटीमेट किए, कभी भी मतलब बिना बताए कहीं भी सर्च के लिए कहीं भी ईडी बुला सकती है, ये ईडी का राइट है। ये था 16 अंडर पीएमएलए, 17, 19, 50, ये जो सेक्शन है अंडर पीएमएलए यूज्ड बाय, जो यूज किए जाते हैं बाय ईडी। ये था एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मतलब पीएमएलए क्या, चाहे कोई व्यक्ति, कोई एनजीओ, कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में या इंडिया से बाहर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा, ब्लैक मनी ज्यादा कमा रहा, या ब्लैक मनी को व्हाइट में चेंज कर रहा, जैसे हवाला है, रियल एस्टेट है, बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इन दोनों सेक्टरों में, इसलिए ईडी कैन फाइल अ केस, एक केस फाइल कर सकती है अंडर पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। नेक्स्ट, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए। एफसीआरए कब आया? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं 1975 में, जब देश में थर्ड इमरजेंसी लगी थी, व्हेनेवर इंदिरा गांधी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, तो उस टाइम देश में बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में फंडिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा देश इंडिया में फंडिंग कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी 1976 में इमरजेंसी के दौरान 1976 में एक एक्ट लाई जिसका नाम है एफसीआरए। जैसे अभी हमने पढ़ा, पीएमएलए जो एक्ट है वो अंडर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, और
FEMA under Ministry of Finance, but FCRA is working under Ministry of Home Affairs, Ministry of होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है एफसीआरए। एफसीआरए क्या है? मैंने पहले बताया कि जब इन देश में एमरजेंसी लगी उस टाइम बाहर से बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में आ रहा था, उस पर रोक लगाने के लिए जो अवैध पैसा आ रहा था, ऐसा नहीं कि जो पैसा रेमिटेंस के थ्रू आता है, हमारे रिलेटिव बाहर रहते हैं, ज़्यादातर जो ब्लैक मनी फंडिंग हो रहा था उस पर रोक लगाने के लिए एफसी आ रहा था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेट एक्ट। लेकिन 1976 में आया, उसके बाद 2010 में अमेंडमेंट हुआ, इसमें कुछ अमेंडमेंट किया, फिर 2020 में हुआ, फिर 2022 में हुआ इसको अमेंडमेंट, और फिर 2023 में कुछ अमेंडमेंट हुआ इसमें, 20 में, 10 में, 20 में, 22 में, 23 में। अगर मैं इंपोर्टेंट बात करूं 22 में क्या अमेंडमेंट किया सरकार ने? 22 से पहले क्या था? यदि कोई हमारा रिलेटिव है, हमारा भाई है, कोई भी है, विदेश में अब्रोड में काम कर रहा, तो मैक्सिमम 1 लाख ही अपने देश में भेज सकता था, विदाउट गवर्नमेंट इंटीमेशन, विदाउट गवर्नमेंट, बिना कोई गवर्नमेंट कंसेंट के। लेकिन 2022 में अमेंडमेंट कर दिया सरकार ने एफसीआर एक्ट में, अब 10 लाख तक कोई विदेश में हमारा कोई रिलेटिव रहता है, वो 10 लाख तक बिना इंटीमेट किए होम मिनिस्ट्री को या सरकार को बिना कंसेंट किए सरकार से वो 10 लाख तक भेज सकता है इंडिया में। और 2023 में क्या अमेंडमेंट किया कि कोई भी मान लो एनजीओ है और रजिस्टर्ड है अंडर एफसीआरए एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रजिस्टर्ड है, तो यदि उसके पास कोई मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चल और अचल संपत्ति है, उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड करवानी होगी किसको? एफसीआरए। एफसीआरए। नेक्स्ट FATF। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF, who gave the initiative of FATF first of all in 1989 में, 1989 में G7 एक ग्रुप है, आपको पता है G7 एक ग्रुप मेंबर कंट्री हैं, और इन G7 में सभी देश डेवलप कंट्री हैं, लाइक G7 में G7 USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके। USA, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, ये 7 कंट्री हैं ऑफ G7, और सभी के सभी देश डेवलप कंट्री हैं। तो G7 ने पहली बार फर्स्ट टाइम गेव अ प्रपोजल ऑफ FATF। FATF मीन्स या फुल फॉर्म इसकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और G7 की जो मीटिंग चली थी एट द टाइम वो फ्रांस में चल रही थी 89 में, और इसलिए 89 में FATF का एस्टेब्लिशमेंट किया बाय G7, और हेडक्वार्टर ऑफ FATF इन फ्रांस, पेरिस में हेडक्वार्टर है। G7 ने प्रपोजल दिया 1918 में, और एट प्रेजेंट 39 मेंबर कंट्री हैं, 39 मेंबर कंट्रीज हैं FATF में, 37 फुल मेंबर प्लस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC एंड यूरोपियन कमीशन, टोटल हो गए 39। टोटल 39 कंट्री, इट हैज 39 कंट्रीज, पेरिस में हेडक्वार्टर, 89 में बना G7 प्रपोजल। और इंडिया वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इंडिया वाज नॉट द
member of this group. Initially in 2006, 2006 में इंडिया got first time observer status member of FATF. 2006 में इंडिया ने ऑब्जर्वर स्टेटस मेंबर का एक दर्जा लिया, और आफ्टर दैट 2010 में इंडिया बिकेम द फुल मेंबर ऑफ FATF. 2010 में इंडिया बिकेम द फुल मेंबर ऑफ FATF. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि FATF क्या काम करता है, क्यों FATF बनाया. FATF बनाने का जो मेन मोटिव था, इसका मेन मोटिव है बैन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. बैन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग. जो मैंने पहले पढ़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स जो ब्लैक मनी को व्हाइट में चेंज करता है. ये मनी लॉन्ड्रिंग पर बैन लगाने के लिए जो देश मनी लॉन्ड्रिंग को ज्यादा महत्व देते हैं, ब्लैक मनी ज्यादा करते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए FATF का गठन हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. बट इन 2001 में जब यूएस में 9/11 घटना घटी, जब यूएस ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो इसमें एक वर्ड जोड़ दिया, टेररिस्ट फाइनेंस. टेररिस्ट फाइनेंस. और 2012 में WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. कुल मिलाकर मेन मोटिव ऑफ FATF. FATF क्या मेन मोटिव है FATF का? FATF का जो मेन मोटिव है, मनी लॉन्ड्रिंग पर बैन लगाना, इलीगल मनी पर बैन लगाना, जैसे टैक्स की चोरी करते हैं या इलीगल मनी हवाला में पैसे लगाते हैं कोई भी देश, या कोई देश टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है, आतंकवाद को फाइनेंस कर रहा है, या कोई देश मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं जो खतरनाक जैसे हथियार हैं, बहुत खतरनाक हथियार हैं, जैसे कोई भी न्यूक्लियर वेपन है, इन चीज़ों को अगर कोई देश फाइनेंस करता है तो उन पर रोक लगाता है. चाहे मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, चाहे टेररिज्म फाइनेंस है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग है, इन सब पर रोक लगाता है, बैन लगाता है. कौन? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. कब बना? 89 में, जो मैंने पहले बताया है. मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 39. इंडिया का मेंबर फुल मेंबर बना इसका 2010 में. हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में. क्या मेन मोटिव क्या इसका? FATF, फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स का जो मेन मोटिव क्या बता? टेररिज्म फाइनेंस एक, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग, तीसरा मास डिस्ट्रक्शन पर बैन लगाता. ये था मेन मोटिव ऑफ FATF. ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब जो FATF है, FATF हैज टू लिस्ट. FATF हैज टू लिस्ट, दो लिस्ट है. एक है ग्रे लिस्ट, ग्रे लिस्ट, और दूसरी ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट. और टाइम टू टाइम मेंबर कंट्रीज के लिए FATF इस लिस्ट को चेंज करता रहता है. कभी किसी कंट्री को डिलीट कर देता है, कभी किसी देश को इंक्लूड कर लेता है. अब क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट? ग्रे लिस्ट का मतलब है अगर किसी देश में हेवन है, किसका? टेररिज्म फाइनेंस का, मनी लॉन्ड्रिंग का. जो देश टेररिज्म को फाइनेंस करता है, या मनी लॉन्ड्रिंग करता है, या टैक्स की चोरी करता बहुत ज़्यादा, या ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा करता है, तो ऐसे देश को FATF कैन इंक्लूड इन ग्रे लिस्ट. ग्रे लिस्ट में शामिल कर सकता है. जैसे पीछे पाकिस्तान को शामिल किया था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा देश लाइक इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को फाइनेंस करता है.
सेकंड है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में जो देश, जिस देश में खुले तौर पर टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है, खुले तौर पर अवैध हथियारों की, लीगल ट्रेडिंग होती है हथियारों की, या कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़े लेवल पर करता है, तो ऐसे देशों को एफएटीएफ कैन इंक्लूड इन ब्लैक लिस्ट, लाइक नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देश इन ब्लैक लिस्ट। ये ऐसे देश ब्लैक लिस्ट में है। जो नॉर्थ कोरिया है और ईरान जैसे देश हैं, ये टेररिज्म फाइनेंस करते हैं, टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में काम आएंगी।